चलिए डॉक्टर साहब, मेरी वॉइस आपको आ रही है? यस सर। स्क्रीन क्लियर है मेरी? यस सर। चलिए तो हम आज जो शायद आपने लास्ट मेरा वेबिनार लिया हुआ है सर। वेडनेसडे का, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से मज्जा धातु के लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हम यहाँ पर जो स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकली एस्पेक्ट से गुलिनवेयर सिंड्रोम और ब्रैकियल प्लेक्सिस पैरालिसिस। और ये डिजीज़ क्यों ली हैं हमने, इसके पीछे का एक उद्देश्य मैं आपको बता दूं। गुलिनवेयर सिंड्रोम को जितना हम डिफ़िकल्ट मानते हैं, एक्चुअल में वो ट्रीट करने में उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये सिंपल रोग है बट इसका नाम डिफ़िकल्ट है। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उस डायग्नोसिस को हम पढ़ कर के हमेशा पेशेंट से मना कर देते हैं, वी रिफ्यूज़ टू ट्रीट देम। सो नेक्स्ट जो है, अब हम स्लाइड की तरफ चलते हैं, अपनी स्लाइड के थ्रू आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्लाइड को हम देखते हैं। चलिए डॉक्टर, जैसा कि डिज़ीज़ का नाम है गुलिनवेयर सिंड्रोम, ये गुलिनवेयर सिंड्रोम को जीवीएस के नाम से भी जाना जाता है। मेरी वॉइस कहीं ब्रेक हो तो प्लीज़ आप मुझे बताते रहिएगा। डिज़ीज़ को सिंपली समझेंगे और बहुत इफ़ेक्टिवली इसके ट्रीटमेंट को समझेंगे, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं आए। अब यहाँ पर गुलिनवेयर सिंड्रोम जो है जीवीएस सिंड्रोम है, इट इज़ एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी डिसऑर्डर है। मीन्स यहाँ पर न्यूरॉन्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए इसको एक्यूट इन्फ्लामेटरी, वर्ड को ध्यान करें, इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह रिएक्शन करता है और इसका वर्क जो होता है वो माइलिन शीथ पर होता है। मीन्स मज्जा धातु के ऊपर इसका वर्क होता है। अगर आपके नर्व्स के अंदर की माइलिन शीथ में इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये न्यूरोपैथी को कन्वर्ट करने जा रहा है। दैट इज़ पॉलीन्यूरोपैथी, मतलब मल्टीपल नर्व्स में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, इतना हम इससे समझ सकते हैं। दूसरा, इसका जो मेन सिम्टम है, आप जो पकड़ेंगे पेशेंट को, सिम्टम्स यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम बोथ लेग्स देन प्रोग्रेसेस टू द आर्म्स। पेशेंट आपके पास आएगा, पेशेंट जब आपके पास आता है तो पेशेंट आकर के बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे पैरों में बड़ी कमजोरी सी लगती है, बड़ी वीकनेस सी लगती है। कई बार वो कहेगा कि मेरे पैरों में ऐसा लगता है कोई सुई चुभो रहा हो, पिन चुभो रहा हो। मीन्स पिंस एंड निडल्स सेंसेशन की फीलिंग उसको थाइज में होगी। माइक किसी का ऑन है तो प्लीज़ ऑफ कर लीजिए। तो वहाँ पर उसको थाइज में होगी। देन ये प्रोग्रेस करते हुए ये आर्म्स में भी जाएगी, यानी हमारी भुजाओं में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लक्षण हम कहें तो वीकनेस इज मोर प्रोमिनेंट देन एबनॉर्मल सेंसेशन। यहाँ वीकनेस सबसे मेन सिम्टम है जो कि इसकी तरफ हमें एक शक पैदा करता है। अभी शक पैदा होगा, फिर धीमे धीमे कन्फर्मेशन पर हम चलेंगे। एक शक पैदा होता है, एक माइंड में आता है कि यार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो हमें अभी डाउट हो गया, पेशेंट आ गया हमारे पास, पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी जांघों में, मेरी थाइज में बड़ी थकावट सी महसूस होती है और कई बार सुन्नपन सा आता है, नम्बनेस सी आती है और कई बार तो पता भी नहीं चलता, बैठा रहता हूँ और थाइज से क्या टच हो रहा है ये भी मुझे महसूस नहीं होता है। ऐसा पेशेंट बताएगा। और जब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम और आगे बढ़ने लगेगी तो वो कहेगा कि पिंस एंड निडल्स की, मतलब कोई सुई चुभ रहा हो, ऐसी मुझे सेंसेशन फील
होती है। और ऐसे ही नर्व्स में ये धीमे धीमे आगे बढ़ कर के ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर की तरफ ये जाती है तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये ऊपर के सारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट करने जा रही है। अब यहाँ आपको क्या चीज़ें समझ में आई? पहला पॉइंट समझ में आया कि वीकनेस लगेगी। दूसरा पॉइंट समझ में आया कि सेंसेशन लॉस भी हो सकता है और सुई के चुभोने जैसी वेदना भी हो गई। और एक पॉइंट क्या समझ में आया कि इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है ये, माइलिन शीथ में इन्फ्लामेशन होता है और डीमाइलिनेशन की कंडीशन हमें प्राप्त होती है। डीमाइलिनेशन यानी मज्जा धातु का अनावरण, यानी मज्जा धातु का नष्ट होना, जगह जगह से अलग अलग हो जाना। अब इसके अंदर कुछ और सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। धीमे धीमे करके पेन जो होगा, जो दर्द होगा थाइज में, वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। आप इसको उरु स्तंभ से भी कोरिलेशन कर सकते हैं, उरु स्तंभ से भी कोरिलेट कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि ज़्यादा कोरिलेट ना करें। वो एक्चुअली में मस्कुलर डिजीज़ है और ये मस्कुलर ना होके ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। बट आप वहाँ पहले डाउट करेंगे उरु स्तंभ, देन आप जा कर के कन्फर्मेटरी टेस्ट के थ्रू आप इसको डिफाइन करेंगे कि मज्जा क्षय की अवस्था या मज्जा शोथ की अवस्था में चला गया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, किसी रोग का नाम देने से ज़्यादा आवश्यक होता है उस रोग के अंदर क्या दोष धातु मल दूषित हो रहे हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली रोग की चिकित्सा नहीं करनी है, आपको चिकित्सा करनी है उसके अंदर जो दोष धातु मल हैं उनकी। उन दोष धातु मल को आप साम्य अवस्था में स्थापित कर देते हैं, रोग ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। अब आप सोचेंगे प्रिस्क्रिप्शन पेज पे क्या लिखें? क्लियर लिख दीजिए, मज्जा शोथ लिख सकते हैं, मज्जा क्षय, इस प्रकार का आप सिम्टम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या क्लियर हुआ कि ये सिम्टम मिलेंगे और दर्द भी तीव्र होता जाएगा। स्पेशली नाइट के समय पे बहुत तेज़ दर्द होगा नाइट के समय पे। अभी अगर ये रोग आगे की तरफ और आगे ग्रो करता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस कम होने लगते हैं। रिफ्लेक्सेस दैट मीन्स अगर उस पेशेंट के आप नी जॉइंट पर हैमर का प्रहार करेंगे, हथौड़े का प्रहार करेंगे, जो क्लिनिकल हैमर होता है उसका, तो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी या उसको कुछ एहसास नहीं होगा। इस प्रकार से आगे ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब नेक्स्ट जो होता है उसके बाद ये ब्रीदिंग मसल्स को भी इन्वॉल्व करता है, क्योंकि ब्रीदिंग मसल्स को जो नर्व सप्लाई जाती है वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत ज़्यादा मैं एक रेशियो आपको बता दूं तो 5 से 10% पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है। सो वो पेशेंट वेंटिलेटर की उनको ज़रूरत होती है, सो दैट अ वेंटिलेटर इज़ नीडेड। अदरवाइज 90% पेशेंट में ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसका एक टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं, अगर कोई रोगी को 3 या 4 महीने से ऊपर इस सिंड्रोम से हो गए हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो अगला पड़ाव उसका यही होगा कि अब ब्रीदिंग मसल्स उसकी इन्वॉल्व होने वाली हैं। उसको खाना निगलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको एब्डोमिनल फुलनेस भी मिल सकती है, उसका एब्डोमेन फुल भी हो सकता है। फुल दैट मीन्स गैस बहुत प्रोड्यूस हो सकती है। आई मूवमेंट जो होती हैं वो आई मूवमेंट भी पैरालाइज्ड हो जाती हैं, भेंगापन भी आने की संभावना इसमें देखने को मिलती है। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में स्टेप बाय स्टेप आने लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब अगर हम उसका हार्ट बीट देखना चाहें तो हार्ट बीट उसकी इरेगुलर दिखेगी। आप उसके पल्सेस को आप कभी पाल्पेट करके देखिए, पल्सेस को आप फील करके देखिएगा तो एक सेम रिदम में नहीं चल रही होगी, एक रिदम बिगड़ी हुई उसकी मिलेगी और सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी उसको डेवलप हो जाएगा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी उसको
डेवलप हो जाएगा और उसका ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करेगा। 1 घंटे के अंदर आप ब्लड प्रेशर को 3 से 4 बार, ABPM एक मशीन होती है, उसको हम पूरे 12 घंटे के लिए उसकी बॉडी पर लगाते हैं। तो वो ABPM जो मशीन होती है, वो ABPM मशीन उसको 12 घंटे की रीडिंग्स देती है। उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन मिलता है ब्लड प्रेशर के अंदर, काफ़ी। अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़ जिनका ऑन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में इन्वेस्टिगेशंस आपको दिख रही होंगी। इन्वेस्टिगेशंस में एक EMG है। मोस्टली यह इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता विशेषतः पड़ती है अगर हमें क्या, हमें तो देखो दोषों का ज्ञान हो गया, हमें तो दोष ठीक करने ही हैं, लेकिन रोगी को दोष के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आप बात पित्त कफ करेंगे तो वो इतना ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके बारे में नहीं सुनेगा, आपकी बातों को क्लियर नहीं समझेगा। तो आप उसको रिपोर्ट्स के जरिए उसका एक प्रदर्शन करेंगे, उसको पिक्चर दिखाएंगे। तो EMG मीन्स इलेक्ट्रोमायोग्राफी आपको करवानी है उसकी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में उसको क्लियर हो जाएगा, उसकी पॉलीन्यूरोपैथी भी वहाँ दिखने लगेगी। आप इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जैसे CRP वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ESR भी करा सकते हैं आप यहाँ पर, और एंटीबॉडी टेस्ट भी आप करा सकते हैं, जैसे ANA होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट जो रहता है, वो भी आप इसमें करवा सकते हैं। तो वो भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आप इन रिपोर्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। और एक जो आपको दिख रहा होगा NCVS, जिसको मैं NCB के नाम से जानता हूँ, और ज़्यादातर इसका उच्चारण भी मैं किससे करता हूँ, इसको बोलते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट होता है ये। यहाँ पर ये देखा जाता है कि नर्व्स के अंदर इम्पल्स कितने फ्लो हो रहे हैं और उसकी स्पीड क्या है। जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है वहाँ पर उसका फ्लो देखा जाता है नर्व्स का, सो दैट आपको क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज्ड नर्व कंडक्शन वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? डिक्रीज्ड नर्व कंडक्शन वेलोसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस आप जब कराते हैं तो आपको क्लियर संभावनाएं देखने को मिलेंगी। अब अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से इसको देखना चाहें तो मोस्टली आयुर्वेद दृष्टि से, अगर आपने ज्वर चिकित्सा पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पढ़िएगा। मज्जागत ज्वर आता है उसको देखिएगा, सन्निपातज ज्वर आता है और कफज ज्वर आता है। तो यहाँ पर जब सन्निपातज ज्वर आता है और कफज ज्वर आता है तो आम का निर्माण होता है, और वो आम यहाँ पर पहुँच जाए, जिस जगह पहुँच जाए वहाँ का कर देता है काम तमाम। तो एक तरीके से ये आवरण की स्थिति पैदा हो जाती है। क्यों? हो सकता है कि उसका खाना पीना गड़बड़ हो सकता है कि उसकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीता हो, और हो सकता है कि कई बार वो किसी वायरल फीवर के अटैक से प्रभावित हो चुका हो। जस्ट लाइक एक एग्जांपल दे सकता हूँ, चिकनगुनिया का नाम सभी ने सुना होगा। मोस्टली उन पेशेंट्स में ये कंप्लेंट ज़्यादा देखने को मिलती है जो वायरल फीवर से इंडल्ज होते हैं, वायरल फीवर से प्रभावित होते हैं। तो आपका एक होमवर्क है कि सन्निपातज ज्वर और कफज ज्वर को आपको देखना है। अब यहाँ पर आपको दो दोषों को प्रधानतः देखना है। यहाँ वात और पित्त दोष, क्योंकि आपको पेन भी दिखा देगी, सिम्टम्स से पता करते हैं दोष कौन से प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दर्द यानी वेदना दिखी, पिन एंड निडल सेंसेशन दिखे, सो आप यहाँ वात समझ लीजिए। और इन्फ्लामेशन दिखा, हीटिंग दिखी, वहाँ पर हीटिंग दिखेगी, आप उस जगह पर आप टच करेंगे
तो हीटिंग आपको महसूस होगी, वहाँ पर जलन टाइप की महसूस होगी। रोगी को कई बार रोगी भी बोल देता है, कई बार रोगी नहीं बोलता, तो आप टच करेंगे तो फीवरिश जैसी बॉडी लगेगी। हल्का ज्वर भी रोगी बताएगा। तो जब मज्जा धातु के अंदर वात और पित्त, मैं आपको एक सिंपल सा एक इस दोष के हिसाब से एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, क्योंकि दोषात्मक चिकित्सा को बहुत डिटेल में समझने के लिए काफ़ी समय लगता है, जिस वजह से ही आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस हमने स्टार्ट की थी लगभग 4 साल पहले, अभी भी रनिंग में चलती हैं, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दोषों को, धातुओं को, मलों को, इवन पूरा आयुर्वेद का एक सार लेकर के डिजीज ट्रीटमेंट पे हम फोकस करते हैं, लेकर के डिजीज ट्रीटमेंट पर हम फोकस करते हैं, और उसके थ्रू आप संप्राप्ति बनाते हैं तो बहुत डिटेल में आपको क्लियर होता है। अब जब भी आपको एक कंसेप्ट दूं, प्लीज़ जिसका माइक ऑन हो ऑफ कर लीजिए, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं उसको आउट कर दूंगा इससे, क्योंकि एक फ्लो होता है वो फ्लो बिगड़ जाता है। तो वात और पित्त जिस धातु के अंदर प्रवेश करेंगे, आप ध्यान कीजिए, जिस धातु के अंदर प्रवेश करेंगे, जिस अंग के अंदर प्रवेश करेंगे, उसका विनष्टीकरण करना शुरू कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अभी कौन सी जगह घुस चुके हैं? मज्जा धातु में घुस चुके हैं। तो माइलिन शीथ जो होती है, यानी मज्जाधरा कला, माइलिन शीथ मीन्स मज्जाधरा कला। तो माइलिन शीथ जो होती है यानी मज्जाधरा कला, तो मज्जाधरा कला को ये डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उस पर इन्फ्लामेशन की प्रोसेस। देखिए, एक सोफ होता है, सोफ इज एडिमा एंड सोथ इज इन्फ्लामेशन। सोफ जो होता है वो होता है कफ दोष के कारण, जहां पर कसाय, उष्ण और तिक्त द्रव्यों का आपको प्रयोग करना होता है, और सोथ जहां होता है वह तिक्त और शीत प्रधान द्रव्यों का आपको प्रयोग करना होता है। इस कंसेप्ट को नोट डाउन करते चलिए, अपने पास डायरी जरूर रख लीजिए। बहुत सी चीज़ें इस पीपीटी से हटके आपको प्राप्त होंगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ नोट डाउन करते चलें कि जहाँ पर सोथ होगा वहाँ पर तिक्त प्रधान औषधियाँ और शीतवीर्य औषधियों का आप प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर शोफ होगा मीन्स एडिमा, वहाँ कसाय, मूत्रल औषधियाँ और उष्ण वीर्य औषधियों का और कटु रस प्रधान औषधियों का, कटु विपाक औषधियों का आप प्रयोग करेंगे, सो आपको वो वहाँ पर सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर वात दोष है, तो वात दोष उस मज्जा धातु को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा, उसका शोषण करना शुरू कर देगा, उसका रूक्षण करके उसका शोषण करना शुरू कर देगा। सो वात पित्त मज्जा को यानी डीमाइलिनेशन की कंडीशन को पैदा कर देते हैं नर्व्स के अंदर। सो इस प्रकार की कंडीशन मिलती है, एक डायग्राम से हम देखते हैं। ये आपकी नर्व है, और इस नर्व के ऊपर ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ बीच में से ब्रेक हो गई, ये ब्रेक हो गई। अब ये जो पॉइंट है ब्रेक का पॉइंट, ये वाला, यहाँ से ये अलग हो चुकी है, ये जो अलग हो चुकी है, यहाँ पर वात दोष ने उसको रूक्ष करके, उसका भक्षण करके, उसका शोषण करके मज्जा धातु को गायब कर दिया। और ये जो नीचे जो आपको नर्व के ऊपर जो दिख रहा है, वो एक तरीके से आप मज्जाधरा कला जैसी तुलना कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन्फ्लामेशन क्रिएट हो चुका है, मतलब नर्व्स के अंदर। देखिए, मज्जाधरा, धरा का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाली। अब वो कोई सी भी चीज़ हो सकती है जहाँ पर मज्जा हो। अगर अस्थि के अंदर मज्जा है तो अस्थि क्या काम कर रही है? मज्जाधरा कला का काम कर रही है, यानी उसको मज्जा जिसके ऊपर चिपकी हुई है वो मज्जाधरा है। न्यूरॉन्स पे आ गई, तो न्यूरॉन्स पे जो आ गई वो न्यूरॉन्स पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगी। तो न्यूरॉन्स क्या है? एक तरीके से उसकी मज्जाधरा कला का काम करेगी। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या कंसेप्ट देखने को मिल रहा है कि मज्जा धातु का क्षय हो रहा है, तो मज्जा धातु क्षय की अवस्था पैदा हो रही है। कफ के आवरण की स्थिति मैंने जस्ट आपको बताया कि आमदोष डेवलपमेंट हो सकता है, मे बी, और नहीं भी होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है, कई बार नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द चांस कफ का आवरण होगा जो अवरोध कर रहा है, और अवरोध होने की वजह से वात पित्त को उठा करके मज्जा धातु के अंदर समाहित हो गया।
अब ये इतने सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिले, इस प्रकार से आपको क्या चीज़ समझ में आई कि यार कहीं ना कहीं अग्नि दुष्टि हो सकती है, कहीं ना कहीं मज्जा धातु का इन्वॉल्वमेंट है, और वात और पित्त प्रधान रोग ये हो सकता है। वात प्रधान पित्तज व्याधि हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिम्टम किसके दिख रहे हैं? वात दोष के। सबसे ज़्यादा सिम्टम वात दोष के दिख रहे हैं। सो मज्जा धातु में प्रॉब्लम होने की वजह से, वात और पित्त दोष के एक्यूमुलेशन की वजह से, और अग्नि मांद की वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वायु के प्रतिलोम दिशा में होने की वजह से, क्योंकि आवरण जो हुआ उससे वायु का प्रतिलोम हो गया, मूल स्थान से हट करके वो अन्य स्थान पर चली गई। जैसा कि आप सभी लेट जुड़े हैं कुछ लोग, तो मैं आपको बता दूं कि मज्जा धातु में जो कह रहा हूं उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। मैं नंबर आपको बता रहा हूं 810, मैं लिख कर भी दे रहा हूं इस पर, 8103918960। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। मज्जा धातु का कंप्लीट लेक्चर आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस वाला आपको इस नंबर के थ्रू प्राप्त हो जाएगा। आप वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा मज्जा धातु। क्या टाइप करना है? मज्जा धातु। तो ये टाइप कर देंगे तो आपको वो लेक्चर वहाँ पर मिल जाएगा, तो मज्जा धातु आपको क्लियर हो जाएगी। सभी ने राइट डाउन कर लिया हो? सो प्लीज़ अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें संप्राप्ति में ये चीज़ समझ में आई। अब इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? अब यहाँ पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा सन्निपातज ज्वर चिकित्सा, कफ ज्वर चिकित्सा, या मैं सिंपली कहूँ वात और पित्त शामक चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा। मतलब वात और पित्त का शमन करने वाली चिकित्सा और अग्नि का वर्धन करने वाली चिकित्सा, ये यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। So principles applicable as for ज्वर चिकित्सा, सन्निपातज ज्वर चिकित्सा एंड कफ ज्वर चिकित्सा, आवरण ट्रीटमेंट एंड धातु शुद्धि। धातु शुद्धि भी तो करानी है, क्योंकि धातु क्षय हो गया है। मज्जा धातु की शुद्धि नहीं कराओगे तो क्या होगा? डिजीज रिपीट होगी। दोष का कारण हटा दिया, रोग का कारण हटा दिया, बट जिस रोग की वजह से जो क्षय हुआ है उसको भी तो आपको क्योर करना है। अब यहाँ पर कुछ कल्प हैं, उन कल्प के मैं स्पेशली आपको नाम बता देता हूँ। गोरोचनादि बटी आपको प्रयोग करनी है। गोरोचनादि बटी बहुत अच्छी औषधि है नर्व रिलेटेड डिजीज में, जहाँ पर न्यूरॉन्स रिलेटेड होते हैं, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, चाहे गुलेनबेरन सिंड्रोम हो, चाहे कोई भी डिजीज हो, वहाँ पर इवन नर्व्स अगर इन्वॉल्व हैं तो गोरोचनादि बटी का प्रयोग करेंगे। नर्व्स अगर इन्वॉल्व हैं तो सैचरादि कसायम का प्रयोग करेंगे। गोरोचनादि बटी 2VD के फॉर्म में खाना खाने के बाद देनी होती है। आफ्टर मील कितनी देर बाद? 15 से 20 मिनट बाद। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? क्योंकि 15 से 20 मिनट बाद भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो भोजन के साथ यानी आहार रस के साथ ये औषधि मिलेगी तो जल्दी रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी। हम कहते हैं ना आयुर्वेद फास्ट रिजल्ट नहीं देता, उसके पीछे हमारा थोड़ा औषधि को देने का तरीका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अष्टवर्गम कषायम होता है, उसकी भी आप टैबलेट्स मार्केट में आती हैं, वैद्यरत्नम बनाती है, उसका दे सकते हैं। यहाँ पर कषाय कल्पना में आप 30 ml TDS खाने से पहले आपको कषाय देना है। मांस बला आत्मगुप्तादि कषाय होता है, मांस बला आत्मगुप्तादि कषाय। आत्मगुप्ता क्या है? कौच। तो आप कौच पाक का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट उससे अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है, ये कषाय फॉर्मेशन में मिलता है। साउथ की कंपनियां ज़्यादातर इसको बनाती हैं, सो आप इसको यूज कर सकते हैं। रसोनादि क्षीर कषाय जो है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रासना, देखिए रासना वात
प्रधान पित्तज व्याधियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और रासना क्षीर कसायम जो है वो आम पाचन में भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। देखिए कौचपाक यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं गुइलेन-वेरन सिंड्रोम की बात करूँ तो रासना पंचकम कसायम बहुत अच्छा रोल अदा करता है। लेकिन जहाँ पर सियाटिका अगर आपके पास पेशेंट को मिले तो वहाँ रासना सप्तक का प्रयोग कीजिएगा। एक रासना एरंडादी और रासना सप्तकम के ऊपर भी पीडीएफ है, आप मुझे मैसेज कर देना उस पर, तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। षडधरण टैबलेट होती है, बहुत अच्छी होती है वात प्रधान रोगों में। जब बहुत सीवियर डिजीजेज जब बात की आने लगे, मतलब सियाटिका की भी सीवियर कंडीशन आ जाए या गुइलेन-वेरन सिंड्रोम हो या कोई भी इवन जॉइंट पेन भी, तो षडधरण टैबलेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए मुख्य चीज अब आना स्टार्ट हो गई। महातिक्तकम घृतम। तिक्त औषधि पित्त का शमन करती है, घृत है तो वात का शमन करेगी। तो महातिक्तकम घृतम का आप प्रयोग करेंगे। कितना करना है? 10 ml यानी 2 चम्मच खाना खाने के आधा घंटे पहले सुबह और शाम। गुग्गुल तिक्त घृतम का भी प्रयोग करना है। अगर रोगी की कंडीशन बहुत सीवियर है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रोगी की कंडीशन बहुत सीरियस है, सीवियर है, बहुत समय हो गया है, तो महातिक्तम घृतम की जगह पर आप गुग्गुल तिक्तम घृतम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वात दोष को बहुत तेजी से समाप्त करता है और आम पाचन भी करता है। और गुग्गुल एक रसायन औषधि होने की वजह से मज्जा धातु को भी करेक्ट करने का कार्य करता है। और इवन मज्जा धातु जल और पृथ्वी महाभूत से बनी होती है। इसके अंदर जल और पृथ्वी महाभूत बहुत ज़्यादा होता है, तो घृत के अंदर भी ये सारी चीज़ें होने की वजह से मज्जा की रिपेयरिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए घृत प्रिपरेशन, आप घृत औषधि सबसे पहले चलाएंगे मज्जा धातु के रोगी में या वात प्रधान रोगियों में। कुछ ऑयल हैं जिसमें मेरे फेवरेट ऑयल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। धानवांतर तेल आता है, और धानवांतर तेल का कैप्सूल भी आता है, धानवांतर 101। क्षीरवाला तेल भी आता है, क्षीरवाला तेल का कैप्सूल भी आता है, क्षीरवाला 101। 2BD के फॉर्म में खाने के लिए देंगे तो भी रिजल्ट आएगा। और आप इसको अगर कैप्सूल उपलब्ध नहीं है तो दुग्ध के अंदर 10 ml बेड टाइम यानी सोते समय उसको खाने के बाद आप उसको, इनमें से कोई सा भी एक, ऐसा नहीं है कि दोनों ही चलाने हैं, कोई सा भी एक दे सकते हैं, चाहे क्षीरवाला या धानवंतर। लेकिन अगर बेस्ट कहूँ तो क्षीरवाला का बेस्ट रोल है, धानवंतर की अपेक्षा थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। एक्सटर्नली आपको अगर मसाज के लिए, स्नेह स्वेदन के लिए प्रयोग करना है तो शहचर तेल, प्रसारण्य आदि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी बेस्ट अगर मैं कहूँ अपने अनुभव के आधार से, अपने स्टूडेंट्स के अनुभव के आधार से, अपने गुरुजनों और सीनियर्स के अनुभव के आधार से, तो प्रसारण्य आदि तेल का प्रयोग सबसे पहले आपको करना है। रस औषधियों में कुछ रस औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग आप करना ना भूलें। एकांगवीर रस का प्रयोग आप करेंगे, एकांगवीर रस का, वात गजांकुश का। अगर सीवियर कंडीशन है, बहुत सीवियर, तब आप स्वर्ण औषधियों की तरफ जाएंगे, जैसे व्रतवात चिंतामणि रस, पूर्ण चंद्रोदय रस या रसराज रस। अदरवाइज स्टार्टिंग में आप इनका बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपने स्टार्टिंग में यूज कर लिया तो बाद में इनका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं रहता है, रोगी पर ये उतना प्रभाव करना बंद कर देंगी जब कोई अन्य वातज व्याधि होगी। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पॉलीन्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है, जो कि मैंने आपको क्रॉनिक जो सिम्टम्स बताए थे कि कैसे कैसे आँख इन्वॉल्व होगी, कैसे ये इन्वॉल्व होंगे, हार्ट बीट, तो वहाँ पर आपको व्रतवात चिंतामणि रस और पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग करना है। इसमें से किसी भी एक स्वर्णकल्प का प्रयोग करें, दोनों का नहीं कीजिएगा, किसी भी एक का कर लीजिएगा। और उसमें भी यदि करना है तो व्रतवात चिंतामणि रस मेरे लिए पहली ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस मैंने किस आधार पर रखी हैं? जो मैंने आपको चिकित्सा क्रम बताया, क्योंकि ये कफ के आवरण को भी समाप्त करती हैं, वात और पित्त को भी समन करती हैं। उद्वर्तन आप कर सकते हैं
जीवंती आदि चूर्ण से या कोल कुलत्थादि चूर्ण से। अब इसमें भी अगर बेस्ट मैं बोलूं तो कोल कुलत्थादि चूर्ण से आप उद्वर्तन कर सकते हैं। उद्वर्तन कैसे करेंगे? उसके जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व हैं, थाइज हैं, जहाँ पर आपने पॉइंट कर लिए हैं नोट, तो उन पॉइंट्स को नोट करने के बाद सैचरादि तेल थोड़ा सा मिक्स करके उसका हल्का ड्राई, हल्का लुब्रिकेट रहने दीजिए। और नीचे की तरफ यानी अनुलोम दिशा में ये थाइज हैं, तो इस डायरेक्शन में आपको इनकी मसाज करनी है। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं करनी है। आर्म्स में भी ऐसी करनी है और पूरी स्पाइन पर करना है। स्नेहन भी स्पाइन पर करेंगे, क्योंकि जब तक आप मूल में पानी नहीं डालेंगे तब तक फल नहीं आएंगे पेड़ में। और यदि आपके पास पंचकर्म का बहुत अच्छा सेटअप है तो मज्जा बस्ती का प्लान आप कर सकते हैं। अभी हमारा ये गुलिन-वेरेन सिंड्रोम पर लेक्चर फिनिश हुआ। अब आपको एक लिंक प्राप्त होगी जिसके थ्रू हम ब्रैकियल प्लेक्सेस पैरालिसिस या ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी, या जिसको अपवाहुक के नाम से भी हम जानते हैं, फ्रोजन शोल्डर के अलावा भी अपवाहुक का एक और प्रकार होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक केस प्रेजेंट में करूंगा आपके सामने जिसको हमने ट्रीट किया और रिसेंटली उनकी पूरा एक चीज़ हमारे पास प्राप्त हुई है, तो उसको देखेंगे। अभी आप सभी जो मैंने नंबर दिया उस नंबर पर सभी मैसेज करें, जस्ट अभी यस लिखें और आपको पर्टिकुलर प्रॉपरली 1 to 1 आपको लिंक अभी जस्ट प्राप्त होगी। नंबर फिर से नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो। 8103918960। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी नंबर पर आप मैसेज करेंगे मज्जा लिख करके तो मज्जा धातु का आपको लेक्चर मिलेगा। आपको रासना सप्तक और रासना एरंड आदि में क्या डिफरेंस है उसकी आपको पीपीटी मिल जाएगी। और अभी आपको मैसेज करने पर, इसी पर मैसेज करने पर आपको लिंक भी प्राप्त हो जाएगी। तो सभी अभी लिंक के लिए लिखें यस लिखेंगे और आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी नेक्स्ट ब्रैकियल प्लेक्सिस पैरालिसिस की। और मैं डेफिनेटली आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस वर्कशॉप के बाद आप इन पेशेंट को बेझिझक होकर के आंख बंद करके देखिएगा। और ये पेशेंट आपको मिलते हैं तो आप ऐसा नहीं कि ये वर्कशॉप समाप्त हो गई तो उसके बाद आपका और मेरा संबंध खत्म है। आप बाद में मैसेज करके केस डिस्कस भी मुझसे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूं विद इन 5 मिनट्स। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्रैकियल प्लेक्सिस पैरालिसिस है। और आपको ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी। जिन्होंने ऐप अभी डाउनलोड नहीं किया है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूं उनको चैट बॉक्स में। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर ऐसे और भी सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आपको वहां अवेलेबल रहेंगी। मैंने चैट बॉक्स में लिंक भेज दी है, आप लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो हम समय बर्बाद ना करते हुए जुड़ते जाएंगे लोग धीमे धीमे जब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सबसे पहला मैंने पॉइंट क्या लिखा है, डिजीज ड्यू टू वात दोष। डिजीज ड्यू टू वात दोष। ये जो डिजीज है ये मुख्यतः मेनली जिसको हम कहें ये आधारित है वात दोष के ऊपर, इसलिए इस डिजीज को वात दोष की डिजीज में इंक्लूड किया है। जब हम आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस में वात दोष को पढ़ते हैं तो उसके बाद वात दोष रिलेटेड डिजीज को उठाते हैं, तो कुछ क्रॉनिक डिजीज का डिस्कशन हम पहले करते हैं। इस डिजीज का नाम है ब्रैकियल प्लेक्सिस पैरालिसिस। ब्रैकियल प्लेक्सिस पैरालिसिस, आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ब्रैकियल प्लेक्सिस आपकी बॉडी में कहाँ होता है? देखिए, आपकी बॉडी में 2 प्लेक्सिस होते हैं। पहला प्लेक्सिस दैट इज सोलर प्लेक्सिस एंड सेकंड प्लेक्सिस इज ब्रैकियल प्लेक्सिस पैरालिसिस। सोलर प्लेक्सिस कहाँ होता है? सैक्रम। आपने सैक्रम देखा है, सभी ने देखा है।
कॉलेज में सभी ने देखा हुआ है, और अपने बैक पे हाथ लगाएं सभी सैक्रम पर, और सैक्रम का जो मिड पॉइंट होता है दोनों बटॉक्स के बीच में, सैक्रम का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ मिड पॉइंट पर सोलर प्लेक्सस होता है, वहाँ से नर्व्स निकलती हैं, वो नर्व्स जा कर के हमारी थाइस को सप्लाई करती हैं, कुछ एब्डोमेन में भी सप्लाई करती हैं। सो ऐसे ही ब्रैकियल प्लेक्सस होता है। कहाँ होता है ब्रैकियल प्लेक्सस? आपकी सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती हैं, यानी गर्दन के पीछे मिड पॉइंट पर, गर्दन के पीछे मिड पॉइंट पर, इन बिटवीन शोल्डर्स, यानी दोनों शोल्डर्स के बीच में। अब ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस पैरालिसिस का अर्थ क्या है? जब आपके ब्रैकियल प्लेक्सस से निकलने वाली नर्व्स डैमेज हो जाए, या रुक्षता आ जाए उनमें, या सिकुड़ने लगे, डैमेज हो जाए, रुक्षता आ जाए या सिकुड़ने लगे, इसके बारे में कहा जाता है कि डैमेज जो होता है मोस्टली इसमें क्या देखा जाता है, या तो बर्थ डिफेक्ट के समय पे, बर्थ के समय पे हो सकता है, तो उस कंडीशन में कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता, बट हम एलोपैथ्स के मुकाबले कुछ बेटर कर सकते हैं उसमें। दूसरा यहाँ देखने को मिलता है आपके जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हाँ कई बार जवान पे नाम रखा होता है बट उसका नाम लेने में देरी हो जाती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो होती है उसमें सर्वाइकल हम्प टाइप का निकलता है। मैं डायग्राम से बता दूं आपको, ये गर्दन है और ये शोल्डर के बीच का पार्ट है, ये लेटरल व्यू हम ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर इन बिटवीन शोल्डर्स और नेक पॉइंट, यहाँ पर ऐसे सर्वाइकल हम्प निकलता है, और ये काफ़ी समय तक रहता है। कई बार रोगी मैं देखता हूँ, स्पेशली सिटी में, टायर फर्स्ट टायर सेकंड सिटीज़ के अंदर तो सभी इससे आगाह हैं, बट गांव से थोड़े टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ के व्यक्ति इस पर उतना ध्यान नहीं करते हैं, और धीमे धीमे करके वहाँ पर सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती हैं वो वात दोष की अति वृद्धि की वजह से डैमेज होने लगती हैं, और वो डैमेज होकर के उसके बीच में से जो ब्रैकियल प्लेक्सस निकलता है, उस ब्रैकियल प्लेक्सस को ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती हैं, उसको ख़राब करना स्टार्ट कर देती हैं। एक रीजन ये भी होता है। दूसरा रीजन जो होता है वो रीजन होता है केमिकल्स या टॉक्सिन्स या ड्रग्स के लेते हुए ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक रीज़न ये भी होता है कि कई बार जो इंजरीज़ होती हैं, कई बार जो इंजरीज़ होती हैं, इंजरीज़ मीन्स कोई गिर गया, कहीं से एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और एक और रीज़न, जो सेल्स पर्सन होते हैं उनकी दिन भर बाइक से बहुत लंबी लंबी राइडिंग होती है, तो जर्क लगने की वजह से भी यहाँ पर एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो यहाँ पर पेरीफेरल न्यूरोपैथी जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इतना अभी हमें क्लियर हुआ कि भाई इसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं। अब आयुर्वेदिक दृष्टि से हम रीज़न देखें तो देखिए, एक तो क्या हो गया, अति विवात, मतलब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अति चंक्रमण यानी घोड़े इत्यादि की सवारी करना, बहुत ज़्यादा करना, लंबा सफ़र तय करना, तो वात की वृद्धि होगी, वात की वृद्धि होगी। और ज़्यादा ऐसा भोजन करना, जैसे कई महिलाओं में आदत होती है, मैं जब हिस्ट्री लेता हूँ तो उसमें देखने को मिलता है कि वो महिलाएं, बच्चे रात को भोजन करते हैं, बच जाता है, कुछ बासा भूसा वो सुबह खा लेती हैं। तो जो बासा भोजन होता है वो वात और पित्त दोनों को बढ़ाने वाला होता है। महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, उन लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, यानी वहाँ पर भी अति जब आ जाएगी तो वात दोष प्रकोपित हो जाएगा, और वातवर्धक आहार विहार करेंगे तब भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वातवर्धक आहार विहार क्या है?
वात दोष उठाइएगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। अब सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो सारी चीज़ समझ में आ गई, रोगी बता ही देगा, नहीं तो रिपोर्ट्स आई जाएंगी, हमें पता चल जाएगा। अब सिम्टम्स बताइए, सिम्टम्स में होता क्या है तो हम पहचानें। तो सिम्टम्स में क्या होगा, जस्ट लाइक जो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है वहाँ मिलता है नम्बनेस ऑफ द शोल्डर। शोल्डर में, शोल्डर पॉइंट पर यहाँ नम्बनेस महसूस होगी, ये नम्बनेस यहाँ देखने को मिलेगी। हैवीनेस लगेगा, वजन टाइप का उसको वहाँ लगेगा। आर्म्स में, इन भुजाओं में यहाँ पर नम्बनेस लगेगी, हाथों में नम्बनेस लगेगी। और जो आपको हाथ दिख रहा है, ये मैं आपको एरो से बता दूं, ये जो रिस्ट दिख रही है, इस प्रकार से मुड़ी हुई भी रिस्ट उसको मिल सकती है, मुड़ी हुई रिस्ट भी मिल सकती है। सो आप इन चीज़ों की वजह से भी उसको पहचान सकते हैं। तो पहला क्या देखने को मिला आपको, नम्बनेस। नम्बनेस, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने ब्रैकियल प्लेक्सिस का एक डायग्राम टाइप का आपको दिख रहा है कि ये रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व की ब्रांचेस जो निकल रही हैं ट्रंक से, तो ये सारी होती, जस्ट मैंने अभी बताया, डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। ये मैंने रीजंस भी बता दिए आपको, इसको भी कवर कर लिया है। अभी हम सिम्टम्स की तरफ चल रहे थे। सिम्टम्स में एक तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर नमनेस आपको शोल्डर में, आर्म्स में और हैंड में दिखेगी। शोल्डर पेन मिलेगा, शोल्डर पेन जैसे अब बाहुक में होता है, जैसे फ्रोजन शोल्डर में होता है, वैसे ही लॉक हो सकता है, मे बी लॉक हो सकता है शोल्डर। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ हैंड्स भी हो सकता है। हाथ के जो फंक्शंस हैं, मतलब चीज़ों को उठाना, चीज़ों को पकड़ना, ग्रिपिंग करना, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पाएगा, पकड़ लेगा तो लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाएगा, कप भी नहीं पकड़ सकता, बोतल भी नहीं पकड़ सकता। ऐसी कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा अपने आप को पीड़ित समझेगा, टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगी। पेशेंट कहेगा, कई बार आते हमारे पास, पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब चींटी काटने जैसी प्रॉब्लम हमें लग रही है, ऐसा लगता है कि हाथ में चींटियाँ रेंग रही हों, कुछ काट रही हों। सो दैट्स अ टिंगलिंग सेंसेशन। कई बार बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिलेगी। ये बर्निंग सेंसेशन जब देखने को मिले तब आप समझ लीजिए कि बात के साथ पित्त भी इन्वॉल्व हो गया है। तो ऐसे सेंसेशन आपको देखने को मिलेंगे। और एक मेन मुख्य पॉइंट है कि पेशेंट आपके पास इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। पेशेंट भैया भी बहुत होशियार हैं, इतनी जल्दी नहीं आएंगे आपके पास। वो कब आएंगे, जब बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ उनको पैदा होंगी। मीन्स वो आपके पास आएंगे जब उनकी ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, स्पेशली ट्राइसेप्स की एट्रोफी दिखने को मिलेगी। मस्कुलर एट्रोफी यानी मसल्स, अभी मैं पेशेंट भी दिखाऊंगा, लाइव पेशेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, जो पेशेंट हमने ट्रीट किया उसको दिखाऊंगा, उसका फ़ोटो निकाल करके, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। तो मस्कुलर एट्रोफी भी आपको देखने को मिलेगी, यानी वास्टिंग ऑफ द मसल्स भी देखने को मिलेगा, वीकनेस ऑफ हैंड फ्लेक्सिंग भी देखने को मिलेगी। इतनी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, तो आप कहीं ना कहीं डाउट कर लीजिए कि भैया ऐसा प्रॉब्लम है। देखिए, फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है, इससे आपको जानने में ज़्यादा सुविधा होगी। फ्रोजन शोल्डर उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं। अगर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव नहीं हैं तो आप पूरा डायग्नोस कर लीजिए कि ब्रैकियल प्लेक्सस पैरालिसिस हो सकता है। अब देखिए, अष्टांग हृदय निदान स्थान 15/43 में क्या कहते हैं, अंश मूल स्थितो वायु सॉरी, अंश मूल यानी स्कैपुला के पोर्शन की बात करें, स्कैपुलर बोन के बीचों बीच में स्थितो वायु शिरा संकोच तत्रगः। वायु क्या कर रही है, सिरा को संकुचित कर रही है। सिराओं से आप 2-3 चीज़ें ले सकते हैं, आप नर्व ले सकते हैं और दोनों ब्लड वेसल्स ले सकते हैं। तो ब्लड सप्लाई भी यहाँ अफेक्टेड होती है, क्योंकि वात वृद्धि की वजह से संकोच पैदा होता है, संकुचित
यानी सिकोड़ना, नर्व्स को सिकोड़ देना, मसल्स को सिकोड़ देना और एट्रोफी क्रिएट कर देना। सो ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ेंगी क्योंकि मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों पर अफेक्ट करेगा। यानी अंश मूल स्थितो वायु शिरा संकोच तत्रगा वायु प्रस्पंदित हरम जनयंत्यत अववाहुकम। क्या समझ रहे हैं इससे? बाहु यानी हमारे हाथ यानी हमारी भुजाओं का प्रस्पंदित यानी सेंसेशन, उसकी मूवमेंट, उसके अंदर सारी जो फीलिंग्स है यानी हाथ की सारी फीलिंग्स गायब कर देगा, सारी फीलिंग्स गायब कर देगा। यानी वहाँ कई प्रकार की प्रॉब्लम होंगी। और हाँ, एक पॉइंट में थोड़ा भूल रहा था कि ये कई प्रकार की वायरल डिजीज़ की वजह से भी होता है, यानी पोस्ट वायरल इन्फेक्शन में भी देखने को मिलता है। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो जो हमारा हर्पीज जोस्टर होता है, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो उसमें ये पोस्ट हर्पीज वायरल एक इफ़ेक्ट होता है, वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। जैसे मैंने गुलिन-वेरेन सिंड्रोम में बताया, चिकनगुनिया अगर किसी पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है तो एक बार डाउट कर लेना गुलिन-वेरेन सिंड्रोम है। ऐसे ही अगर किसी को हर्पीज हुआ है तो भैया बिल्कुल क्लियर कट है कि एक बार डाउट जरूर कर लेना ब्रैकियल प्लेक्सस पैरालिसिस है। अब यहाँ पर अष्टांग हृदय निदान स्थान में भी बता दिया गया है। अब ये हम ट्रीटमेंट सूत्र की तरफ चलने से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन पर बात कर लेते हैं। आप नोट डाउन करें अपनी डायरी में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने होते हैं। या आरवीएस कराना है, मैंने बोला ब्लड शुगर लेवल तो आपको कराना ही है। और यहाँ पर ईएसआर कराना है क्योंकि न्यूरोपैथी डेवलप हो रही है। सीआरपी कराना है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स के इन्फ्लामेटरी मार्कर तो नहीं बढ़े हुए हैं। अगर इन्फ्लामेटरी मार्कर बढ़े हैं, ईएसआर बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मसल वेस्टिंग नहीं मिल रही, तो गुलिन-वेरेन सिंड्रोम की कंडीशन देख लीजिएगा। मतलब उससे पूछ लीजिएगा भैया पैरों की जांघों में प्रॉब्लम है, कमजोरी है, वीकनेस है। अगर वो मना कर दे नहीं है, या उससे पूछना पहले कभी पैरों में यानी जांघों में, पिंडलियों में कोई वीकनेस वगैरह दिखी थी, वो कहेगा नहीं दिखी थी, तो फिर ब्रैकियल प्लेक्सस पे आ जाना। और अगर सीआरपी बढ़ा है और ये प्रॉब्लम नहीं है तो ब्रैकियल प्लेक्सस पे, और जांघों की यानी पैरों की प्रॉब्लम भी है और स्पाइन इन्वॉल्व है तो गुलिन-वेरेन सिंड्रोम पर आप चले जाइएगा। इलेक्ट्रोमायोग्राम कराना है, कहाँ का कराओगे? भुजाओं का, शोल्डर का कराओगे। एमआरआई कराओगे नेक एंड शोल्डर की, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पर ब्रैकियल प्लेक्सस डैमेज हो रहा है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हो। तो ये सिंपल टेस्ट है। और कुछ ज़्यादा नहीं कराना तो एक्सरे करा लो, सिंपल नेक का एक्सरे करा लो। नेक के एक्सरे से आप वहाँ की वर्टिब्रा की पोजीशन पता कर लोगे और वर्टिब्रा की पोजीशन पता करने से आपको पता चल जाएगा। और इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सिम्टम्स हैं पेशेंट आपके पास आएगा ही तब जब उसकी मस्कुलर एट्रोफी हो चुकी होगी, तो वहाँ अपने आप समझ जाना कैसी कंडीशन है। कई बार एक और मैं आपके साथ केस डिस्कस करूँ, इसको आगे तभी हम बढ़ाएंगे। कई बार क्या होता है कि सियाटिका के पेशेंट में भी मस्कुलर एट्रोफी देखने को मिलती है, थाइस के अंदर। ऐसे काफ़ी पेशेंट देखे हैं हमने, थाइस के अंदर मस्कुलर एट्रोफी देखने को मिलती है सियाटिका के पेशेंट में, बहुत सीवियर कंडीशन जब हो जाती है तब। तो ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज़ वात प्रधान दोषः डिजीजेस, ये वात प्रधान दोष के वजह से होने वाले रोग हैं। तो कुछ नहीं है, वात की चिकित्सा करनी। तो यहाँ थोड़ा निदान परिवर्जन देख लेते हैं, संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम। रूक्ष, खर और चल, ये 3 गुणों का प्रॉब्लम होगा। चल गुण का कमी होगा, रूक्ष गुण बढ़ेगा, खर गुण बढ़ेगा। अवरोध होगा यानी आवरण होगा। तभी तो आप आवरण देखिए, बात वृद्धि के 2 ही रीजन होते हैं, या तो धातु क्षय, खाली स्थान होगा। एक ट्रेन का डिब्बा खाली है, ट्रेन का डिब्बा खाली है, उसके अंदर कितने लोग भर सकते हैं? जितनी कैपेसिटी है। अब थोड़ा सा ठसमा ठस और भर दीजिए 2-4 लोगों को, उसके बाद आप भरेंगे तो क्या वो चला जाएगा? नहीं जाएगा।
ट्रेन का डिब्बा भयंकर भरा हुआ है, अब दौड़ते हुए कोई पैसेंजर आकर के चढ़ता है, वो चढ़ पाता है? नहीं चढ़ पाता। और उस डिब्बे को खाली कर दो तो आसानी से चढ़ जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब धातु क्षय होगा यानी स्पेस होगा यानी आकाश महाभूत होगा, खाली स्थान होगा, तो वहां पर वायु आसानी से पहुंच जाएगी, और नहीं होगा तो आसानी से नहीं पहुंचेगी। तो बात वृद्धि हो गई खाली स्थान में। दूसरा रीजन क्या होता है? आवरण, रुकावट। अब रुकावट कैसे? रुकावट ऐसे, थोड़ा सा देखें। ये मान लीजिए कोई ऑर्गन है या कोई स्रोतस है, स्रोतस ही मान लीजिए। उस स्रोतस में यहां पर ये आवरण हो गया। आवरण हो सकता है मे बी आम दोष, मे बी कफ दोष, या किसी अन्य चीज की वजह से, या धातु वृद्धि की वजह से आवरण हो गया है। और आवरण होने के बाद वायु जा रही है, वायु जा रही है, लेकिन इससे टकरा करके वापस आ रही है। टकराएगी वापस आएगी, टकराएगी वापस आएगी। तो क्या दिख रहा है आपको कि यहां पर तो वायु बहुत ज्यादा हो गई और यहां पर वायु कम हो गई। अब जरा इमेजिन कीजिए, ब्रैकियल प्लेक्सस पैरालिसिस में क्या लग रहा है आपको? शोल्डर पे तो बहुत दर्द है, बहुत तेज दर्द आ रहा है, लेकिन शोल्डर से नीचे पूरा हाथ सुन्न पड़ चुका है, नमनेस हो चुकी है, उसमें ताकत बची नहीं है। यानी वहां पर चल गुण की क्षय है, और ऊपर चल गुण की वृद्धि हो गई, रुक्ष गुण की वृद्धि हो गई, खर गुण की वृद्धि हो गई है। और यहाँ चल गुण का क्षय होने की वजह से वहां पर धीमे धीमे करके रूक्ष गुण वृद्धि होने लगी, जो ट्राइसेप्स की कंडीशन थी। और वहां पर उस रूक्ष गुण ने मांस धातु का क्षय करना शुरू कर दिया। दैट इज क्लियर। तो ऐसे वायु की वृद्धि प्रतीत होती है। बात दोष का लेक्चर लेते हैं तो वहां और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ केवल रोग को समझने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसके लिए कम से कम 2, 3, 4 लेक्चर भी लग जाते हैं। और स्निग्ध, उष्ण और ब्रहण, ये चिकित्सा आपको यहाँ करनी होती है। अब समझिए कैसे। गुण विपरीत चिकित्सा, मैंने आपको, शायद आपने प्रीवियस मेरा वेबिनार नहीं लिया हो कुछ लोगों ने, तो बता दूं। गुण विपरीत चिकित्सा, रूक्ष के विपरीत स्निग्ध, खर के विपरीत स्निग्ध, और बात के शीत गुण के विपरीत उष्ण और ब्रहण चिकित्सा करनी है, क्योंकि क्षय भी देखने को मिलेगा। और वायु लघु होती है, इसलिए गुरु चिकित्सा भी करना है। सो दैट इज ब्रहण चिकित्सा। इसमें आप क्या कर सकते हैं? स्नेहपान करा सकते हैं, अभ्यंग करा सकते हैं, और स्वेदन करा सकते हैं। अब इसको मोटा मोटी हम डिस्कस करना चाहें तो क्या करेंगे? अब वाहुक की चिकित्सा करेंगे। अब वाहुक की चिकित्सा क्या है? आवरण को हटाने वाली, यानी आवरण चिकित्सा, आवरण हरण चिकित्सा, ऐसे बोल दीजिए। तो आवरण हरण चिकित्सा के लिए आप क्या करेंगे? आप अग्निवर्धक औषधियों का प्रयोग करेंगे। ऐसी औषधि जो अग्नि का वर्धन करे, मतलब आपको गुग्गुल प्रधान औषधि पकड़नी है, क्योंकि अग्नि का वर्धन करेगा, आम का पाचन करेगा, वात का शमन करेगा, और रसायन होने की वजह से रसायन कर्म करेगा। लाभोपायो ही सस्ता दीनाम रस आदिनाम रसायनम, मीन्स जो रस आदि नाम, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रस के बाद आदि नाम यानी आदि जो धातुएं हैं, उसके बाद की जो धातुएं हैं उसका भी पोषण करे। सो मेरे हिसाब से वात के केस में सबसे अच्छा रसायन कर्म जो होता है वो गुग्गुल है। अश्वगंधा का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैंने अश्वगंधा से भी रिजल्ट लिए हैं। तो शुद्ध गुग्गुल का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुग्गुल प्रधान औषध द्रव्यों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आपको आवरण को हरने वाली कफ आवृत बात की चिकित्सा करनी है। जब आप आवरण हरेंगे तो कफ आवृत बात ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आवरण हट जाएगा। ये आपका स्रोतस था, यानी कि नर्व्स हैं या मसल्स मान लीजिए, यहाँ जो आवरण था। अब आपने आवरण को हटाने वाली चिकित्सा कर दी, तो अब क्या बचा? अब ओपन स्पेस बचा। ऑटोमेटिकली जो वायु है वो आगे चलने लगेगी, और वायु जब आगे जाएगी तो अपने साथ पोषक अंशों को भी लेकर के जाएगी, और जो एक जगह पर बढ़ी हुई वायु थी
वो क्या करेगी, वो कंप्लीटली अनुलोम दिशा में जाएगी, यानी अपने कर्म अपनी गति की दिशा में जाएगी। आपको आगरा जाना है और आगरा अगर पहुंच जाए तो वो आपकी अनुलोम दिशा है। आपको आगरा जाना है और आगरा की जगह मुंबई पहुंच जाए वो आपकी प्रतिलोम दिशा है ना। तो आप अनुलोम दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। अब औषधि की तरफ हम चलना चाहें तो औषधि की तरफ आप देखिए, अग्नितुंडी बटी या विषमुष्टिका बटी, ये स्टार्टिंग फेज में यानी स्टार्टिंग या मैं कहूँ मिड लेवल पर भी इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत प्यारे रिजल्ट मिलेंगे। रसराज रस और व्रतबाद चिंतामणि रस का प्रयोग आपको तभी करना है जब रोगी दर्द के मारे बहुत करा रहा हो, या सबसे बड़ा सिम्टम दर्द ही होता है, तब आपको ये देना है। अदरवाइज इसको देने से बचें। मैं हमेशा कहता हूँ स्वर्णकल्पकों का प्रयोग आपको बहुत देर से करना होता है, जल्दी नहीं करना होता कि तुरंत पेशेंट आया, मान लीजिए खांसी लेकर के आया, श्वास का चिंतामणि रस आपने दे दिया, पागल है, नहीं देना। आप क्या दोगे, श्वास कुठार रस या कफ केतु रस, साथ में क्या मिला दो, तालीसादी चूर्ण या सतोपलादी चूर्ण, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ड्राई कफ है या स्निग्ध कफ है। जब आप ऐसे मिला देंगे तो आपको तुरंत वहां पर रिजल्ट दिख जाता है। तो रसराज रस, व्रतबाद चिंतामणि रस और रासना एरंडादि कसायम, जिसकी अभी मैं पीडीएफ आपको दूंगा कि कैसे वो क्या काम करता है। देखिए वहां पर रासना पंचकम का प्रयोग किया था, जहां मैंने रासना एरंडादि का प्रयोग किया है। क्यों किया है, एरंड वृषबात हरणा नाम श्रेष्ठम, और आम का पाचन करने वाला भी है और अग्निवर्धन करने वाला भी। तो एरंड का सहयोग किससे हो गया, रासना से, और रासना वातहरण में श्रेष्ठ है, इसलिए रासना और एरंड का कॉम्बिनेशन हो गया। और अन्य द्रव्य भी होते हैं उष्णवीर जो कफ का पाचन भी कर रहे हैं और वात का शमन भी कर रहे हैं और आवरण को भी समाप्त कर रहे हैं। इसलिए बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस रासना सप्तकम, रासना एरंडादि या रासना पंचकम। तो रासना एरंडादि यहाँ पर बहुत अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस है। बला तेल विथ मिल्क इंटरनली एंड एक्सटर्नली यूज करना है विथ प्रसारणी तेल। मीन्स बला तेल और प्रसारणी तेल को सम भाग मात्रा में मिक्स कर लीजिए, और आपको जब इंटरनली यूज कराएंगे उस पेशेंट को तो आप बला तेल को क्या है अकेला देंगे। इसमें क्षीर वाला तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके आप एक्सटर्नली उसका अभ्यंग करेंगे, उसका मसाज करेंगे। महायोगराज गुग्गुलू और सिंहनाथ गुग्गुलू का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा मैं सिंहनाथ गुग्गुलू को मानूंगा। महायोगराज फिर से हल्की सी क्रॉनिक अवस्था हो, यानी दर्द बहुत ज़्यादा लेकर के आ रहा हो, तब आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर कंडीशन में रहेगा। यानी 3 स्टेज मान लेते हैं। स्टेज फर्स्ट में आप सिंहनाथ, स्टेज सेकंड में महायोगराज और स्टेज थर्ड में आप रसराज रस और व्रतबाद चिंतामणि रस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इसमें से करेंगे। कोशिश हम ये करते हैं, जब भी मैं आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस में लेक्चर लेता हूँ तो मेरा प्रयास ये होता है कि कम से कम औषधियों में, ऐसा नहीं कि पर्चे पर 10 मेडिसिन आपने लिख दी, 15 मेडिसिन लिख दी। अरे 15 मेडिसिन लिखोगे 2-3 तो काम कर ही जाएंगी, तो उसको तुक्का मार चिकित्सा बोलते हैं। मैं कहता हूँ सिद्धांत बेस्ड, यानी आयुर्वेद सिद्धांत की भाषा बोलता है, उसी की भाषा समझता है। तो आपको प्रिंसिपल बेस्ड चिकित्सा करेंगे, 3 मैक्सिमम 4 औषधियों में आप कमाल करके दिखा देंगे। पेशेंट इजीली खा लेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इन औषधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। चूर्ण में किन किन का प्रयोग कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। चूर्ण के अंदर आप अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मैंने जस्ट आपको बताया। 5 से 10 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद दूध के साथ देना है। अनुपान क्या रहेगा, दूध। लहसुन रसायन बहुत बेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर लहसुन रसायन आपके पास उपलब्ध है, एसडीएम फार्मा बनाती है, अगर लहसुना रसायन आपके पास उपलब्ध है तो भैया मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको रसराज रस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी महंगी औषधि भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम चल जाएगा। रासना शुंठी आदि कसायम 20 ml TDS
1 घंटे पहले खाने के, ये आपको देना है। मतलब यहाँ पर अगर सिंपली मैं बेसिकली बोलूँ तो यहाँ पर आपको क्या देना है, कटु विपाकी उष्ण वीर्य स्निग्ध गुण बाहुल्य औषधि का प्रयोग आपको करना है। अब अगर तेल से मसाज का हम बोलें तो तेल से मसाज के लिए आप विषगर्भ तेल, महामांस तेल यानी शामिश जिसके अंदर बकरे का मांस मिला होता है, वो वाले तेल का प्रयोग करना है। एज इट इज, जहाँ जैसे हमने गुलिन-वेरेन सिंड्रोम में पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग बोला था, ऐसे यहाँ भी आप कर सकते हैं 1 TDS आफ्टर फूड। गुग्गुल तिक्त घृत का प्रयोग कर सकते हैं, और उससे भी अच्छा भल्लातक घृत का प्रयोग करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब इतनी सारी मेडिसिन मैंने बता दी, आप किस किस का प्रयोग करेंगे, तो जो आपके पास इनमें से उपलब्ध हो उनका प्रयोग कर सकते हैं। 3 या 4 मैक्सिमम मेडिसिन आप ले सकते हैं, जिसमें से एक चूर्ण, एक रस औषधि और एक कास्ट औषधि और एक ऑयल आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे तो रोगी को काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। और धीमे धीमे जब वो ट्रीटमेंट को कंप्लीट करता है तो समस्या समाप्त होने लगती है। एक और पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि अणु तेल से या क्षीर वाला तेल से आपको उस रोगी को नस्य कर्म कराना है। क्या कराना है? नस्य कर्म। और जब आप ग्रीवा बस्ती का अगर प्लान कर रहे हैं, अगर पंचकर्म सेटअप आपके पास उपलब्ध है, तो उन डॉक्टर्स के लिए मैं बता दूं, प्रसारणी तेल और सैचरादी तेल दोनों को समभाग मात्रा में मिक्स करके आप उस रोगी के ग्रीवा बस्ती प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रीवा बस्ती देने के बाद आपको नाड़ी श्वेद नहीं करना है, आपको बालुका श्वेद करना है। क्या? बालुका श्वेद। मैं फिर से ऐप की लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूं। जिन डॉक्टर्स ने ऐप अभी डाउनलोड नहीं किया हो वो ऐप को उस लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर ले। आपको चैट बॉक्स में मिल गया होगा। ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको वहीं उपलब्ध हो जाएगी, और PDF, PPT, ये सारी चीज़ें भी आपको वहीं मिल जाएंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और व्हाट्सएप पर भी मैं आपको PPT भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर से ही। मेरा एक और लेक्चर है तो मैं अभी इसको यहीं फिनिश करते हैं। बाकी मज्जा धातु का लेक्चर आपको जस्ट अभी लिंक के थ्रू आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। मेरे नेगेटिव फीडबैक ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, जो मैंने आपको नंबर दिया है उस पर। पॉजिटिव मिले या न मिले, नेगेटिव ज़रूर देना, क्योंकि हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय धन्वंतरी।